आदाब, सलाम और ढेर सारा प्यार। बहुत ही पुरजोश तरीके से आपको वेलकम करते हैं और ये एकेडमी में। और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर सुहाब। हमारे आज के कोर्स का टाइटल है कि क्या हमारा मौसम और मौसमियाती तब्दीलियां एक ऐसी तरफ बढ़ती जा रही है जो कि नुक्ता आखिर है। इसकी ड्यूरेशन है 4 से लेके 5 मिनट। लेवल है आसान, हर किसी को समझ में आ जाने वाला। और हमारी ऑडियंस है हर कोई जो पढ़ना लिखना और लर्न करना चाहता है। हर कोई, चाहे उसको साइंस और मैथ्स आता हो या नहीं आता हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कोर्स की जानिब। इस लेसन को हमने मुख्तलिफ हेडिंग्स में बांटा है ताकि इसको आसानी से आप अंडरस्टैंड कर सको। तो बढ़ते हैं हेडिंग नंबर 1 की जानिब। क्या रियाजी की मदद से मौसम के टिपिंग पॉइंट को, इख्तितामी नुक्ते को बदला जा सकता है और इससे क्या मुराद है? चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इससे मुराद क्या है और आसान बात से ही शुरू करते हैं। क्या आपने कभी 2 पांव पर किसी एक कुर्सी को खड़ा करने की कोशिश की है? क्योंकि कुर्सी के तो 4 पांव होते हैं, है ना? अगर आपने शरारत में भी ऐसा किया है या कभी भी ऐसा करके देखा है तो आप देखेंगे कि अगर आप कुर्सी को 2 पांव पर खड़ा करें, उसकी 2 टांगों पर, तो थोड़ी देर के लिए तो वो खड़ी हो जाए शायद, लेकिन जरा सी ठोकर लगी नहीं और कुर्सी गई धड़ाम से नीचे, है ना? सो वो एक लम्हा जब कुर्सी गिरने लगती है वही होता है टिपिंग पॉइंट। समझे? और फिर होता क्या है कि एक छोटी सी तब्दीली एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ भी लेकर जा सकती है। और मौसम के बारे में भी यही बात की जा सकती है, क्योंकि हमें यही सिखा रहा है कि मौसम कि अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी नादानियां, अपनी शरारतें और अपनी गफलतें छोड़कर जमीन के बारे में सोचना शुरू करें, इससे पहले कि टिपिंग पॉइंट आए और हमारे पास बचाने को कुछ न रह जाए। यहीं से हमारा हेडिंग नंबर 2 शुरू होता है कि क्या रियाजी का कोई मॉडल, इसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि टिपिंग पॉइंट आने में कितनी देर है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं, क्योंकि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है उन तब्दीलियों के बारे में हमें रियाजी के मॉडल मदद करते हैं। मैथमेटिकल मॉडल्स डिजाइन ही इसलिए किए जाते हैं कि मौसम जैसी जो मौसमियाती तब्दीलियां या जीपीएस की सहूलत या बहुत सारे और मॉडल्स, बल्कि जिंदगी की हर चीज में मैथ्स तो शामिल है ही, लेकिन इसकी मदद से मौसम की तब्दीलियों का अंदाजा भी वक्त से पहले लगाया जा सकता है। सालों के लिए प्लानिंग की जा सकती है, आने वाली सदियों के लिए प्लानिंग की जा सकती है। सही सुना आपने। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी मौसमियाती लेयर के अंदर शामिल होने से रोकने में कामयाब ना हुए तो क्या होगा। और ये भी सोचते हैं कि अगर ये ग्लेशियर्स जिन पे इतनी मोटी मोटी बर्फ की तह बनी होती है और जमी होती है वो पिघलना शुरू हो गए तो क्या होगा। समुद्रों में पानी बढ़ जाएगा और कई शहर तो सफाई हस्ती से मिट जाएंगे, वो दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे और लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ से वहां माइग्रेट करना शुरू कर देंगे और हिजरत का ये प्रोसेस इतना बड़ा हो जाएगा कि एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। अब इसकी एक मिसाल इस तरह समझते हैं कि एक इंसान ने एक सिगरेट पी और उसका असर क्या दूसरों को हुआ? शायद नहीं, अगर वो लाखों में एक है। लेकिन तब क्या होगा अगर लाखों लोग मिलकर सिगरेट पी रहे हैं? उसका असर क्या होगा दूसरों की हेल्थ पर? क्या होगा हॉस्पिटल सिस्टम का? क्या होगा जो मेडिकल की लागत है जो वो बढ़ जाएगी, जो उसकी कॉस्ट लगती है। और क्या होगा सारे सिस्टम का? हेल्थ केयर सिस्टम तो एकदम टूट के रह जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। और ऐसी तब्दीलियां बेइंतहा बुरी हो सकती है, क्योंकि फिर
इनको संभालना आसान नहीं होता। सो यहाँ पर एक डोमिनो इफेक्ट की बात कर रही हूं मैं, समझ तो गए होंगे आप। तो यही ले जाता है हमें हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, तीसरे हेडिंग की तरफ, जो है कि क्या जिंदगी में भी इसकी कोई मिसाल मिलती है, असली जिंदगी से भी इसकी मिसालें दे सकते हैं हम क्या? तो बिल्कुल दे सकते हैं। नंबर 1 मिसाल तो ये है आर्कटिक आइस का पिघलना, जो कि हमारा नॉर्थ पोल है। जब वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी तो सारी बर्फ और ग्लेशियर्स तो पिघल जाएंगे, और अगर वो इतनी तेजी से पिघलेंगे तो फिर समुद्र में पानी वो तो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हर चीज ही डूब जाए शायद। और इसके बाद गर्मियों में जब बर्फ बचेगी नहीं तो क्लाइमेट का होगा क्या? अब ये क्यों अहम है जानना कि अगर बर्फ नहीं होगी तो इंसानों का क्या होगा, क्योंकि बर्फ सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है, वापस भेजती है। कम बर्फ का मतलब है ज्यादा गर्मी, जो कि पानी के अंदर जज्ब होगी। ज्यादा गर्मी इज इक्वल टू ज्यादा बर्फ का पिघलना इज इक्वल टू कम बर्फ, थिन लेयर ऑफ आइस, और फिर ये एक लूप बन जाएगा जिसे रोकना नामुमकिन है। अब इसी लूप को हम कहते हैं फीडबैक लूप, और रियाजी के मुख्तलिफ मॉडल्स के जरिए से, यानी मैथमेटिकल मॉडल्स के जरिए से इसको समझा जा सकता है। अब अमेज़न के जंगल ही की मिसाल ले लेते हैं। अमेज़न, जिसको के जमीन के फेफड़े कहा जाता है, यही पानी से इतना बड़ा अमेज़न पूरे वजूद में आया है ना, और बारिश वहां बरसती ही रहती है। लेकिन मान लो कि वहां पर बारिश ना बरसे तो जंगल तो गर्मी में जल जाएगा और जगह जगह हमें वाइल्ड फायर्स देखने को मिलेंगी, और ऐसा इस माउंटेन में हो भी रहा है जिसमें हम जिंदा हैं। और अगर इसके मुख्तलिफ हिस्से इतने खुश्क हो जाएं कि वहां आग लग जाए या वहां पानी का खतरा भी ना हो तो क्या होगा? अमेज़न तो बिल्कुल खत्म सा होके रह जाएगा। और इसका मतलब है कि हमने जमीन के फेफड़ों को ही जला डाला, और फिर अमेज़न थोड़ा रहेगा, वो तो एक सवाना बन जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम देखते हैं कोई भी ऐसा घास का मैदान जहां बिल्कुल सूखी घास है और कुछ नहीं, और फिर अमेज़न का जंगल जो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, जो ऑक्सीजन खारिज करता है, उसका क्या होगा? तो देखा आपने कैसे एक छोटी सी तब्दीली से एक बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है, जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो सकती है और एकदम से दुनिया को खत्म करके रख सकती है। रियाजी के ये मॉडल्स हमें इसी टिपिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट के बारे में बताते हैं कि वो कितने नजदीक है हमारे पास और कितना टाइम अभी बाकी है। अब इसको एक और मिसाल से समझते हैं कि अगर मौसमियाती तब्दीलियां इतनी तेजी से आएंगी तो जो दरिया का बहाव है उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। अगर दरिया के बहाव की रफ्तार कम होनी शुरू हो जाए, और अगर ये रफ्तार इतनी कम हो जाए कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में इसे जितना टाइम लगता है उससे तकरीबन बहुत ही ज्यादा टाइम लगना शुरू हो जाए, डबल या फिर ट्रिपल या फिर इससे भी कहीं ज्यादा, तो होगा क्या? यूरोप में सर्दी का मौसम बहुत देर तक रहेगा, और अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहां पर हर तरफ सूखा पड़ेगा, यानी ड्राउट्स ही ड्राउट्स। और ऐसे होने से हमारी जमीन का क्या होगा? जमीन रो रही होगी और रो रही है, और हमें इसकी आवाज को सुनना ही होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे हेडिंग के बारे में। क्या हम इस टिपिंग पॉइंट तक, आखिरी नुक्ते तक पहुंच चुके हैं? अगर हम हिसाब किताब की बात करें और नई नई साइंटिफिक स्टडीज की बात करें और जो रियाजी के नंबर्स हमें बताते हैं, तो बेशक हम रेड लाइन तक तो पहुंच ही चुके हैं। हर तरफ रेड फ्लैग्स हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि परहैप्स हाँ। लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो अभी तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्लोबल वार्मिंग हर साल बढ़ती जा रही है।
और ये तब्दीली इतनी बड़ी है कि अब तो इसको मुख्तलिफ मुल्क फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा, वहां के लोग फील कर रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है उसके साथ ही वो बढ़ती बढ़ती 450 ppm से ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर जो तब्दीलियां आएंगी शायद उनको कोई नहीं रोक सकेगा। अभी हम 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी और 420 ppm तक तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इससे ज्यादा हम बढ़ना शायद अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो क्या टिपिंग पॉइंट बिल्कुल नजदीक आ चुका? शायद। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास अभी भी वक्त है। जी हाँ दोस्तों, और रियाजी के ये मॉडल्स हमें यही बताते हैं कि अभी हमें एक्ट करना होगा, और यही तमाम मुल्क भी कर रहे हैं अपनी अपनी सतह पर। वो अभी एक्ट कर रहे हैं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन अभी भी बहुत कुछ और करने की जरूरत है। बेशक कि दुनिया ने नए नए तरीके तो अपनाए हैं और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं। जिस तरह के दुनिया अब ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही है, और वो ज्यादा ये कोशिश कर रही है कि ऐसे ग्रीन इनिशिएटिव्स लिए जाएं जिसकी वजह से माहौलियाती तब्दीलियों और माहौलियाती गर्मी, इस दर्जे हरारत पर काबू पाया जा सके। और यही हमें लेके चलता है हमारे हेडिंग नंबर 5 की तरफ। आप सोच रहे होंगे आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं? ये तो एक बहुत बड़ी चीज है, इसमें अपना हिस्सा कैसे डालें? तो इसके लिए आपको कोई साइंटिफिक एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ना ही कोई पॉलिटिशियन होने की जरूरत है कि तभी आप अपनी आवाज उठा सकें। एक आम इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो खास लोग शायद सिर्फ सोचते हैं पर करते नहीं। सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। सबको बताइए, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, कि आप क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से रोक सकते हैं उसके बारे में बात करें, मुख्तलिफ तरीके ढूंढें। नंबर 2, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करें, बाइक ज्यादा चलाएं, और खुद की गाड़ी बस उतनी चलाएं जितनी जरूरी हो, क्योंकि छोड़ेंगे तो आप किसी के कहने से नहीं, है ना? ये तो होता ही रहेगा। सो जो हमारे बस में है वो करना चाहिए। इसी तरह अगर हम सब गोश्त खाएं मगर कम खाएं, और उससे ये होगा कि जो लाइव स्टॉक के पालने से ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं वो कम होंगी। बहुत ज्यादा जानवर, बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस, थोड़े कम तो थोड़ी कम ग्रीन हाउस गैसेस। खैर, ये हर मुआशरे का अपना अपना अंदाज है कि वो इससे कैसे डील करते हैं। नंबर 3, अपने घर या अपनी सोसाइटी में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ग्रीन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना है, और ऐसी अशिया का इस्तेमाल करें जिन्हें रिसाइकल करना आसान हो। हर बार फैशन आने पर अपने कपड़े बदलना ही हल नहीं है। कपड़ों को उस वक्त तक इस्तेमाल करें जब तक उनकी जरूरत है, और ऐसे ही जो प्लास्टिक है उसको कम इस्तेमाल करें। इसी तरीके से जो चीजें रिसाइकल हो सकती हैं उनको रिसाइकल करें। उसके लिए मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ प्लांट्स लगे हैं, तो सही जगह पर सही चीज को रिसाइकल करें ताकि उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके, और जमीन पर ये जो कचरा हम फेंकते हैं इसका प्रेशर कम से कम हो। अब यही छोटे छोटे एक्ट्स जो आपको बहुत छोटे छोटे काम लग रहे हैं ना, जब आप मिलकर करोगे और हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर करेंगे तो कामयाबी पक्की है दोस्तों। क्योंकि आज हमारा किया हुआ एक छोटा सा अच्छा अमल, एक छोटा सा एक्शन, क्या पता एक बहुत बड़ी तब्दीली का बायस हो, और बहुत सारे लोग हमारे इस कारवां में शामिल हो जाएं, और अच्छाई का ये कारवां तब तक खत्म ना हो जब तक जमीन को उसके तमाम हकूक न मिल जाए और वो फिर से खुश ना हो जाए। यही लेके चलता है हमें हेडिंग नंबर 6 की जानिब, जो है मेरी अपनी सोच इस बारे में क्या है। तो दोस्तों, मौसम की तब्दीली को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन इसके बारे में इल्म रखना जरूरी है, और दूसरों तक इस इल्म को पहुंचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक इंसानी चैलेंज पैदा होगा, एक इंसानी अलमिया, और फिर बहुत ज्यादा जानों का ज़िया भी हो सकता है। और आने वाली नस्लों को हम क्या देकर जाएंगे? सिर्फ अंधेरा?
रियाजी के मॉडल्स हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर की आवाज, हमारी सोच और फिर जैसे काम हम करेंगे वही आने वाले वक्त में ये साबित करेगा क्या हमने जमीन की मदद की या उसे मजीद बर्बाद किया। और दोस्तों, ये फर्क हमें अभी से पैदा करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी और फिर प्लैनेट अर्थ को कोई बचा नहीं पाएगा और हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। इस कोर्स के इख्तिताम से पहले मैं एक और बहुत ही अच्छा पॉइंट आपको बताना चाहूंगी और वो ये है कि क्लाइमेट का टिपिंग पॉइंट तो आ चुका है और वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे कुर्सी बस गिरने को तैयार है और 2 टांगों पर खड़ी है 4 की जगह। लेकिन अगर ऐसा शुरू हुआ तो फिर इसको रोकना नामुमकिन है। लेकिन अगर हम रियाजी के मॉडल्स को इस्तेमाल करें तो मैथमेटिकल मॉडल्स हमें ये बताते हैं, जो कि मौसम के बारे में है, कि हमारे पास अभी भी कुछ थोड़ा सा वक्त बचा है। इस वक्त में हमें अपने आप को, अपने इर्द गिर्द वालों को अवेयरनेस देनी है और जमीन के लिए वो सब कुछ करना है जिससे ना सिर्फ हमारा मुस्तकबिल महफूज हो बल्कि आने वाली नस्लों का भी। तो चलिए, ये कोर्स तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में हम कोई क्विज लेकर आए या आपको इसका प्रिंटेबल वर्जन चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि कोई इसके बारे में स्लाइड शो बनाया जाए तो हमें बताइए और कमेंट्स में लिखिए, तो इंशाल्लाह हम ये करेंगे। So that's it, winding up for today और मैं मिलूंगी आपसे दूसरे नए एपिसोड में इसी पॉडकास्ट के। तब तक अपना रखिए बहुत ख्याल और अपने इर्द गिर्द सभी का और साथ ही साथ हमारी जमीन का, प्लैनेट अर्थ का ख्याल रखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। आप सुन रहे थे ऑडियो एकेडमी की पॉडकास्ट और आज का हमारा ये कोर्स था मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में, जिसका टाइटल एक बार फिर मैं पढ़ देती हूँ। क्या हमारा मौसम एक इख्तितामी नुक्ते या फिर टिपिंग पॉइंट की जानिब बढ़ रहा है? और इसके बारे में आपने जाना मुझसे डॉक्टर सुहा से। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, अगले एपिसोड में।